हेलो स्टूडेंट, आज के DLED थर्ड सेम में सोशल स्टडी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक हमने लिया है पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। और इस युद्ध का भारत में बहुत अधिक प्रभाव सभी इतिहासकार मानते हैं और सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसने भारतीय इतिहास पर बहुत ही गहरा, गंभीर और बाद के समय पर भी बहुत विपरीत प्रभाव डाला। ये युद्ध नकारात्मक रूप से भारतीय इतिहास के लिए जाना जाता है। भारतीय इतिहास को इसने बहुत अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, क्योंकि एक भारतीय शक्ति का कुछ समय के लिए अवसान हो गया इस युद्ध के कारण। तो पानीपत युद्ध का कारण क्या था, सबसे पहले उसको समझते हैं कि क्या कारण थे जिसके कारण से पानीपत युद्ध हुआ। क्योंकि कोई भी युद्ध बगैर कारण के संभव नहीं होता है। कोई ना कोई युद्ध, कोई भी समस्या, कोई भी लड़ाई झगड़े, उनका कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। और पानीपत के तीसरे युद्ध का भी कुछ ना कुछ कारण होगा, तो हम उसका थोड़ा सा संज्ञान लेते हैं सबसे पहले कि पानीपत का तीसरा युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था। सबसे पहली बात थी इसकी संभावना। हम अप्रैल 1752 में जाएंगे। सबसे पहले अप्रैल 1752 में नवाब वजीर सफदरजंग ने मराठों से एक संधि की और करारनामे में, ये संधि की शर्तों में पंजाब, सिंध और दुआब में चौथ वसूल करने का अधिकार मराठों को दे दिया गया। यहीं से, इसी संधि के द्वारा, ये एक ऐसी संधि थी जिसपे कुछ लोग मानते हैं कि मुगल सम्राट ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मौखिक संधि थी और कुछ लोग कहते हैं कि ये लिखित संधि थी। तो जब भी आप इस संधि के बारे में देखें तो विभिन्न अच्छे उत्कृष्ट इतिहासकारों की रचनाओं को पढ़ें और NCERT की बुक्स को पढ़ें और दिल्ली विश्वविद्यालय की बुक्स को पढ़ें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बुक्स को पढ़ें और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पुस्तकों का आप अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे और हो सके तो जो बिल्कुल सटीक स्रोत हों, इतिहास के स्रोत हों, ऐतिहासिक स्रोत हों, उनका भी अध्ययन करें, निश्चित रूप से आपको इसके बारे में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी। और गूगल तो है ही, आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं। तो इस करारनामे में एक बात की गई कि मराठों को चौथ वसूल करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मराठों को बदले में मुगल साम्राज्य की आंतरिक और बाह्य रूप से रक्षा करनी थी। ठीक है। 1757 में अब्दाली ने नजीब उद दौला को मीर बख्शी बनाया दिल्ली का। इमाद उल मुल्क उस समय दिल्ली का वजीर था। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है। मई 1757 में मराठा सेनापति रघुनाथ राव दिल्ली आए और वजीर गाजीउद्दीन को अपनी ओर मिला लिया। नजीब को उन्होंने नजीबाबाद लौट जाने के लिए विवश कर दिया। मार्च 1758 में रघुनाथ राव पंजाब गया और अब्दाली के पुत्र तैमूर को, राजकुमार तैमूर को पंजाब से बाहर कर दिया। उस समय जो पंजाब था वो अब्दाली के नियंत्रण में आ गया था, तो उन्होंने अब्दाली के पुत्र तैमूर को, राजकुमार तैमूर को पंजाब से आउट कर दिया। तो इससे क्या होगा, मराठों की सत्ता पंजाब तक पहुंच गई। कुछ ही समय बाद मराठे अटक तक पहुंच गए। तो मराठों की सत्ता अटक से लेके कटक तक, अटक उत्तर में है और कटक दक्षिण में, उड़ीसा में। ठीक है। अदीना बेग खां को 75 लाख रुपया लेकर वार्षिक कर के बदले में पंजाब का गवर्नर बना दिया गया मराठों के द्वारा। और जब अदीना बेग खां की मृत्यु हो गई तो इस पंजाब के गवर्नर के पद को साबाजी सिंधिया ने संभाला। ठीक है।
लेकिन मराठों का वास्तविक शत्रु कौन था? नजीब उद्दौला, जो कि दिल्ली का मीर बख्शी था। उसको मीर बख्शी किसने बनाया था? अब्दाली ने। तो नजीब उद्दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, रोहिला सरदार हाफिज अहमद खां, सादुल्ला खां, दुंदी खां, इन सभी का समर्थन प्राप्त कर लिया उसने, और अब्दाली को इन सभी मुस्लिम शासकों का समर्थन देने का उसने वचन दिलाया कि सभी मुस्लिम जो शासक हैं, छोटे बड़े जो भी शासक हैं, वो सभी अब्दाली के वापस भारत आने पर उसका सहायता करेंगे, उसका सहयोग करेंगे। इमाद उल मुल्क नाम का जो मुगल वजीर था, वो ही केवल मराठा का समर्थन कर रहा था इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध के समय। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो हिंदू, जाट, सिख और राजपूत मराठों का ना तो समर्थन कर रहे थे और ना ही सहायता दे रहे थे, यानी वो एक तरह से तटस्थ स्थिति में थे। ना वो अब्दाली से मतलब रख रहे थे और ना ही मराठों से, दोनों से कट गए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों ही लड़ लो, ठीक है। तो हिंदुओं ने, जाटों ने, राजपूतों ने और सिखों ने मराठों की कोई सहायता भी नहीं करी, ना उनकी सहायता की, ना उनका विरोध किया, तटस्थ स्थिति, ठीक है। और वजीर गाजीउद्दीन ने 30 नवंबर 1759 को जब मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय का वध कर दिया, तभी से अब्दाली ने पंजाब में, उत्तरी भारत में और दिल्ली में जो एक शासन का प्रबंध बनाया था, वो सब छिन्न भिन्न हो गया। तो अब मजबूरी में अब्दाली को भारत आना ही पड़ा, ठीक है, क्योंकि जब मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय का वध हो गया तो फिर तो उसका आना निश्चित ही था। तो 1759 में अब्दाली ने सिंधु नदी पार की और पंजाब को जीत लिया सबसे पहले। उसके बाद क्योंकि पंजाब पे कौन हो गया था? मराठों के सरदार रघुनाथ राव ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो फिर से उसने उसको जीत लिया, और साबाजी सिंधिया और दत्ताजी सिंधिया ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने प्रयास में असफल हो गए। दिल्ली के उत्तर में बराडी घाट के युद्ध में दत्ताजी सिंधिया की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। जनकोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने भी अब्दाली की सेना को भ्रमित करके रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल हुए। जब ये खबर पूना पहुंची तो पेशवा, पूना का उस समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, जो कि उनका समय माना जाता है 1740 से 1761 के समय में। उनके लड़के का नाम था विश्वासराव। उसके नेतृत्व में एक बड़ी विशाल मराठा सेना अब्दाली को रोकने के लिए भेजी गई, लेकिन इस सेना का वास्तविक सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ, जो कि पेशवा का चचेरा भाई था, ध्यान दीजिएगा। तो इस मराठा सेना में काफी बड़े बड़े लोग शामिल थे, जैसे नानाजी फडणवीस, महादजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर, तुकोजू सिंधिया इत्यादि। भाऊ ने 22 अगस्त 1760 को दिल्ली जीत लिया, 7 अक्टूबर को कुंजपुरा जीता, नवंबर 1760 में पानीपत के मैदान में दोनों ही सेनाएं, अब्दाली की सेना और मराठा सेना आमने सामने आ गई। 14 जनवरी 1761 को युद्ध शुरू हुआ और कहा जाता है कि इसमें 75,000 मराठा सैनिकों की मृत्यु हो गई। इतिहासकार मानते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली की सेना में 60,000 सैनिक थे, जबकि मराठा सेना में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 45,000 सैनिक थे, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मराठों की सेना में टोटल सेना की संख्या 75,000 थी, जिसमें से 45,000 सैनिक थे और बाकी 30,000 असैनिक थे।
ठीक है, ये बात ध्यान देने की है कि 75,000 किस तरह से थे, 45,000 सैनिक और 30,000 असैनिक। इसी बड़ी संख्या के कारण मराठा की सेना में भोजन की कमी पड़ गई और मराठा सैनिक भोजन की कमी को बर्दाश्त ना करने के कारण भूख से मरने लगे, क्योंकि अब्दाली ने पानीपत के मैदान में पहुंचने पर मराठा सेना के रसद पहुंचने वाले मार्गों को काट दिया था और मराठा सेना अलग थलग हो गई थी। ठीक है, जबकि अब्दाली की सेना में रसद की कोई समस्या नहीं थी। अब्दाली की सेना में ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपों का प्रयोग किया गया। अब्दाली की सेना में बंदूकों का प्रयोग भी किया गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अब्दाली की सेना में ऊंटों पर घूमने वाली तोपों का इस्तेमाल किया गया, अब्दाली की सेना में बंदूकों का इस्तेमाल किया गया और मराठा सैनिक भाले और तलवारों से लड़ रहे थे। मल्हार राव होलकर का, ऐसा कहा जाता है कि मल्हार राव होलकर का सदाशिव राव भाऊ ने कई बार अपमान किया था। वो उसको एक बूढ़ा आदमी समझता था और उसके अनुभव का उसने फायदा नहीं उठाया। इस बात को सभी इतिहासकार मानते हैं। तो और राजा सूरजमल ने भी बहुत सारी युद्ध से संबंधी जो सलाहें थी, एडवाइस थी, वो सदाशिवराव भाऊ को दी थी, लेकिन उनको भी सदाशिवराव भाऊ ने स्वीकार नहीं किया। जैसे कहा जाता है कि राजा सूरजमल जाट ने कहा था कि जो आपके असैनिक हैं, जो आपकी स्त्रियां हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनको आप झांसी में या ग्वालियर में ही छोड़ के चले जाएं और पानीपत में सैनिकों के साथ जाएं, क्योंकि मराठा सेना की जो युद्ध प्रणाली थी वो कैसी थी, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापा मार युद्ध प्रणाली, और सीधी टक्कर में मराठा सेना का कोई भी अभ्यास नहीं था। इसलिए ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में जीतना आसान होता था मराठों के लिए, लेकिन जब स्त्रियों को, बच्चों को और अन्य सैनिकों, सैनिक तो जा ही रहे हैं लेकिन उनके साथ स्त्रियां, बच्चे और असैनिक भी जा रहे हैं, तो एक मराठा सेना का जो वजन था संख्या के मामले में बढ़ गया, तो खान पान की विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो गई, रसद की समस्या उत्पन्न हो गई। कहा जाता है कि जब पानीपत का युद्ध समाप्त हुआ तो उसमें दो मुख्य मराठा सेनापति मारे गए थे, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। 22 मुख्य सेना नायक भी मराठों के समाप्त हो गए और इस तरह से कुल मिलाकर 75,000 सैनिकों की मृत्यु या शहादत पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की तरफ से हो गई। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद नजीब उद दौला को अब्दाली का प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया और काफी वर्षों तक वो दिल्ली पर शासन करता रहा। तो आपने पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में मेरे पास जितना डेटा था मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। एक बात का विशेष ध्यान रखें सभी छात्र और जो भी अध्यापक इस वीडियो को देखते हैं कि जब भी मैं किसी टॉपिक पर चर्चा करूं इतिहास के विषय में, तो अगर उसमें कोई गलती, कोई डेटा से संबंधित कोई भी गलती, डेटा से मतलब है तारीख, स्थान, व्यक्ति, पक्ष विपक्ष के बारे में कोई भी गलती नजर आए या त्रुटि नजर आए, तो आप मुझे तुरंत सूचित करें। और मानवीय गलतियां सबसे हो सकती हैं, मुझसे भी मानवीय गलती हो सकती है, इसलिए डेटा से संबंधित कोई भी त्रुटि हो मेरे वीडियोज में, किसी भी वीडियोज में, इतिहास से संबंधित या किसी भी वीडियो में, तो तुरंत आप मुझे सूचित करने का प्रयास करें, सूचित करें, ताकि मैं तुरंत उस वीडियो में एक नया वीडियो बना के उस त्रुटि को दूर कर सकूं। और बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं क्योंकि हम सब मानव हैं और मानवों से मानवीय त्रुटियां होती ही हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करें, जैसे लूसेंट की बुक आती है, एस चांद कंपनी की बुक आती है, किरण कंपटीशन हाउस की बुक आती है, और एनसीईआरटी की बुक आती हैं, एससीईआरटी की बुक आती हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की बुक्स आती हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बुक्स आती हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बुक्स आती हैं। इन सभी का समग्र रूप से आप अध्ययन करें और डेटाओं को एक दूसरे से मिलाकर देखें, और जो डेटा आपको बार बार एक ही जगह रिपीट हो उसको ही सही माने,
यानी जो डेटा 1, 2, 3, 4, 5 पुस्तकों में एक समान दिखाई दे उसको ही सही रूप में स्वीकार करने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतिहासकार अपने अपने नजरिए से डेटा को चेंज कर देते हैं, व्यक्तियों के नाम में भी अंतर पाया जाता है या स्थान में नाम अंतर पाया जाता है। तो इस तरह के डेटा को स्वीकार करने अस्वीकार करने में अपने स्वयं विवेक का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है किसी भी वीडियोज में बनाते समय, उसमें कोई त्रुटि दिखाई दे, गलती नजर आए, तो आप मुझे तुरंत सूचित करें ताकि मैं एक नया वीडियो बना के उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।